One, two, three, come on. आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यस के नॉलेज में। मेरा नाम सुबोध कुमार है। आज हम आपको बताने वाले हैं ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मानचित्र। तो इसमें अंतर्गत हम बताएंगे आपको कि मानचित्र क्या है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र के कौन कौन से फैक्टर हैं इत्यादि। हम यकीन है कि आपने पहले ज़रूर कभी ना कभी मानचित्र ज़रूर देखे होंगे। तो आप उस मानचित्र को अगर नहीं समझ पा रहे हैं कि उसमें किस तरह से मानचित्र को पढ़ना है, हमें किस तरह से जानकारी प्राप्त करना है, तो उन सब प्रॉब्लम आज आपको दूर हो जाएगा हमारे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं मानचित्र। तो देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम मानचित्र का एक छोटा सा मानचित्र यहाँ डाला गया है। तो सबसे पहले जानते हैं मानचित्र क्या है। तो हम लोग ग्लोब के महत्व के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आपका सेकंड जो हमारे इससे पिछला वीडियो है, इसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसमें हमने बताया कि ग्लोब क्या है, ग्लोब के बारे में आपको जानकारी दी है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उससे अगला चैप्टर मानचित्र के बारे में। तो हम लोग ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएँ होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हम ग्लोब का उपयोग करते हैं, लेकिन जब पृथ्वी केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। हाँ, जैसे ग्लोब क्या है, ग्लोब जो है पृथ्वी का एक प्रतिबंधित रूप है। यानी पृथ्वी जो हमारे जो पूरी पृथ्वी है उसी को एक छोटे से भाग में ग्लोब पर दिखाया जाता है। तो ग्लोब जो हमारे लिए तभी उपयोगी साबित होगा जब हम पूरे पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि पृथ्वी का किस भाग में महासागर है, कहाँ पर कौन सी नदियाँ हैं, कौन सा महादेश किस भाग में है, तो हम ग्लोब का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब हमको किसी एक खास देश का, जैसे हमारे देश भारत का एक राज्य यानी झारखंड राज्य के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है, तो आप वहाँ यहाँ पर ग्लोब क्या होता है, उपयोगी साबित नहीं होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो मानचित्र जो है क्या है, तो मानचित्र क्या है, तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यानी मानचित्र क्या है, तो पृथ्वी का एक सतह या एक भाग यानी एक क्षेत्र को जब हम क्या करते हैं, पैमाने के आधार पर क्या जब किसी हम चित्र को खींचते हैं तो उसे लोग मैप करते हैं। यानी पृथ्वी के एक सतह या एक भाग को जब हम पैमाने के आधार पर खींचा गया क्या चित्र, मैप कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं मैप कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, मैप मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक मैप यानी फिजिकल मैप बोलते हैं। सेकंड नंबर में राजनीतिक मानचित्र जिसे हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। 3 में थीमेटिक मानचित्र। तो सबसे पहले एक एक करके आपको बताएंगे कि तो सबसे पहला है भौतिक मानचित्र क्या है। तो भौतिक मानचित्र में देखते हैं लोग फिजिकल मैप जिसे बोलते हैं। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र या उच्चवच मानचित्र कहा जाता है। इसे इस तरह से समझिए कि पृथ्वी पर जितना भी प्राकृतिक तुम्हारा आकृतियाँ हो गई, जैसे महासागर, नदी, पहाड़, पर्वत, मैदान, ये सब कुछ जब किसी मैप में किसी मानचित्र में दिखाया जाता है तो उस प्रकार के मानचित्र को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक मानचित्र कहते हैं। सेकंड नंबर में है, अब सेकंड में है आपका राजनीतिक मानचित्र जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। इसके अंतर्गत राज्य, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देश एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। इसको इस प्रकार समझिए कि जब किसी मानचित्र के अंतर्गत किसी देश के सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, राज्य की सीमाएं, जिला, गांव, शहर, कुछ भी जब उसका क्या कहते हैं पॉलिटिकल भाग को दिखाया जाता है, यानी उसका राजनीतिक भाग को दिखाया जाता है। यानी किसी भी देश की किसी देश की सीमाओं को दिखाना, राज्य की सीमाओं को दिखाना, किसी जिला की सीमाओं को दिखाना, तो ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा राजनीतिक मैप के अंतर्गत आता है। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र सेकंड थर्ड में देखिए थीमेटिक मानचित्र है। इसमें हमको पढ़ना है कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करती है, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के
वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत हम लोग कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आपको किसी एक विशेष क्षेत्र के, आपको किसी राज्य के अंतर्गत कितने सारे क्षेत्र में जंगल है उसकी अगर जानकारी प्राप्त करना है, या तो उसके क्षेत्र में औद्योगिक वितरण कहाँ का, यानी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ कहाँ है किसी राज्य के अंतर्गत, तो उसको अगर जानना है तो आप हम लोग थीमेटिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। ये जो है किसी स्पेशल जानकारी प्रदान करती है, इसे हम लोग थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। यानी हमने देखा कि मानचित्र 3 प्रकार के हैं। पहला फिजिकल मैप। फिजिकल मैप के अंतर्गत हमने क्या देखा कि पृथ्वी की तुम्हारा जो प्राकृतिक आकृतियाँ जैसे पहाड़ पर्वत ये सब अगर दिखाया जाए किसी मैप में, अगर दिखाया गया हो तो समझ जाना क्या है, एक तुम्हारा फिजिकल मैप है। और पॉलिटिकल मैप के अंतर्गत क्या होता है, पॉलिटिकल मैप में अगर किसी देश की सीमाओं को दिखाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ दिखाया गया है, किसी राज्य की सीमाओं को दिखाया गया है, अगर ये सब अगर सीमाएँ किसी जगह के अगर स्थान की सीमाओं को दिखाया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। तीसरा थीमेटिक मानचित्र के बारे में बताएं। इसके अंतर्गत किसी स्पेशल जानकारी, यानी किसी क्षेत्र के किसी स्पेशल भाग का हमको जानकारी प्राप्त करना है। जैसे अगर हमको झारखंड राज्य में कहाँ कहाँ पर जंगल है, अगर इसकी जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें थीमेटिक मानचित्र इसके लिए उपयोगी साबित होता है। ठीक है, आपको तीनों मैप के बारे में जानकारी प्राप्त कर दिए कि मैप के 3 प्रकार होते हैं। अब आपको अगर बताने वाले हैं नेक्स्ट, मानचित्र के 3 मुख्य घटक हैं। मानचित्र का 3 मुख्य फैक्टर, यानी मेन फैक्टर है तुम्हारा मैप का 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। उसमें से पहला है डिस्टेंस यानी दूरी, दूसरा है डायरेक्शन यानी दिशा, और तीसरा है सिंबल। यानी किसी भी मैप में ये 3 फैक्टर अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। पहला तुम्हारा दूरी, सेकेंड नंबर में दिशा और तीसरा में प्रतीक। तो इसका एक एक करके जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में दूरी यानी डिस्टेंस। किसी मैप में डिस्टेंस का क्या महत्व है इसको जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या एक भाग को छोटे कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। या हम कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक बनी रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करते हो। इसीलिए उस उद्देश्य के लिए एक पैमाने का प्रयोग किया जाता है। दूरी का मतलब है यहाँ पर, इसका मानचित्र में दूरी का मतलब है कि पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम वहाँ पे मतलब भारत देश का अगर हम मैप बनाना चाहते हैं, अपना इंडिया का मैप बनाना चाहते हैं, तो इंडिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर इसको हम क्या करते हैं, एक छोटे कागज़ पर उतारते हैं। मैप तो एक छोटे कागज़ पर होता है, तो इसको इस प्रकार इतनी सावधानी से इसको छोटे कागज़ पर उतारें कि इसके बीच का यानी जो वास्तविक दूरी है इंडिया में, इंडिया का जो वास्तविक, इंडिया के अंदर करीब 2 शहर, मान लो कि तुमको दिल्ली से मुंबई 2 शहर है, तो दोनों बीच की जो वास्तविक दूरी है और जो मैप पर दूरी होगा, दोनों का अनुपात, यानी दोनों वास्तविक जो दूरी है, दोनों बीच की जो दूरी है वास्तविक बने रहे, यानी मैप वास्तविक दूरी बने रहे। यह तभी संभव होगा जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता हो। जैसे कि किसी मैप में, हम मैप में देखते हैं कि दिल्ली और बम्बई की दूरी ज़्यादा तो 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविक दूरी तो कितना 300-400 किलोमीटर होगा दोनों बीच की दूरी। तो दोनों जो बीच की दूरी है उसको इस प्रकार से मैप पर दिखाएं कि दोनों की जो वास्तविक दूरी है वो हमेशा बना रहे। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग पैमाने का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग स्केल बोलते हैं। तो आपको बताते हैं कि स्केल क्या है। देखिए मानचित्र, यहाँ पर देखिए स्केल का आपको चित्र दिखाया गया है स्केल का। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि 1 इंच बराबर 1 माइल, और नीचे लिखा गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। यानी अगर कोई मैप बना हुआ है तो वहाँ पर जो बीच की दूरी है वो इस प्रकार दिखाया गया है कि 1 सेंटीमीटर अगर मैप पर दूरी है तो वास्तविक दूरी कितना है, स्थल पर उसका जो दूरी है नहीं, उसका 1 किलोमीटर दूरी को व्यक्त कर रहा है। तो आप पहले समझिए कि पैमाना क्या है। स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। पैमाना क्या होता है कि स्थल पर जो वास्तविक जो रियल डिस्टेंस है और जो मैप पर जो दिखाया गया जो दूरी, यानी जो मैप पर हम दिखाए गए जो डिस्टेंस है, दोनों बीच के अनुपात होता है। ठीक है, उदाहरण से आप समझिए कि यदि आप उदाहरण से आप इस प्रकार समझिए कि आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। ठीक है, जिसे मानचित्र पर 2 किलोमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 सेंटीमीटर को दर्शाया गया, अतः आपके मानचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर।
इस उदाहरण से इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए कि आपका घर और आपके विद्यालय के बीच की दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो स्थल पर तो 10 किलोमीटर है, वास्तविक दूरी इसका 10 किलोमीटर है, लेकिन मैप पर आप 10 किलोमीटर का तो मैप नहीं बना सकते हैं। तो मैप जो होता है एक छोटे से पेज पर बनाया जाता है, तो दोनों के बीच की दूरी जो मैप पर होगा ज़्यादा ज़्यादा 2 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा। तो 2 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा, तो आपको अगर किसी को आपने मैप बना के दे दिया तो उसको कैसे पता चलेगा कि दोनों बीच की दूरी कितना है, रियल दूरी कितना है। तो उसको मापने के लिए हम स्केल का प्रयोग करते हैं। तो स्केल में यहाँ लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर अगर 5 किलोमीटर है, तो दोनों जो मैप में है तुम्हारा हमारे विद्यालय और घर की दूरी जो है 10 किलोमीटर है, तो उसका मैप पर कितना दूरी, जो रियल दूरी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा मैप पर, और वास्तविक दूरी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि कोई ऐसा मैप है जिसमें हमको महाद्वीप या देश को दिखाना है, इंडिया और आपको अमेरिका के बीच की दूरी दिखाना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ तो आप 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं मान सकते, उसमें 1000 किलोमीटर या तो फिर 500 किलोमीटर मानते हैं। अगर मान लीजिए कि मैप पर दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दिखाया गया है, तो अमेरिका और इंडिया के बीच की दूरी हम मान ले रहे हैं। एक्चुअली यह डिस्टेंस ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन आपको मान के बता रहे हैं कि दोनों के बीच की दूरी अगर मैप पर 5 सेंटीमीटर दिखाया गया है और 1 सेंटीमीटर का मान कितना है, 500 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 2500 किलोमीटर। इससे हम क्या बोलते हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 प्रकार के पैमाने का उपयोग किया, एक छोटे पैमाने वाले मानचित्र और एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र। तो छोटे पैमाने वाले मानचित्र में जब हमको ज़्यादा से ज़्यादा दूरी दिखाना हो, यानी अधिक से अधिक दूरी, यानी 2 देश के बीच की दूरी दिखाना हो, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। लेकिन हम जब को बहुत कम डिस्टेंस को, यानी जैसे कि आपको क्या, जैसे आपके एक गांव से शहर के बीच, यानी एक गांव से उसके बाज़ार के यानी शहर के बीच की दूरी दिखाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, यानी बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे वहाँ पर माने थे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर, जबकि यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5, यानी कि 1000 किलोमीटर या 500 मीटर, ठीक है, यानी 500 मीटर मान लिए। तो आपके घर से आपके स्कूल के बीच की दूरी अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर है, तो बड़े पैमाने के मानचित्र का यूज करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि, और मानचित्र पर क्या दिखा, मान लीजिए कि आपके घर और आपके विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है, ठीक है, और इसे मानचित्र पर दिखाया गया है 2 सेंटीमीटर के बीच की दूरी, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 500 मीटर। तो ये तुम्हारा बड़ा पैमाना का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, छोटे से डिस्टेंस को दिखाने के लिए। लेकिन जब छोटे पैमाने की जो हम कहाँ करते हैं, बड़े से डिस्टेंस को दिखाने के लिए। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आपको यहाँ पर एक नोट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मानचित्र। अब दूसरा जो पहला फैक्टर आपको बता दिए कि डिस्टेंस क्या ज़रूरत, मैप में उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। अब आपको बताने वाले दिशा, डायरेक्शन। सेकेंड फैक्टर डायरेक्शन है। अधिकतर मानचित्र के दाहिने ऊपर में तीर का निशान बना होता है। आपने अधिकतर बहुत सारे मानचित्र देखे होंगे जहाँ पर क्या होता है, उसके दाहिने साइड में, आपके दाहिने साइड के ऊपर भाग में एक तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को बताता है, इसे उत्तर रेखा कहते हैं। अब किसी भी आप एक मैप लीजिएगा, उसके देखिएगा दाहिने साइड के ऊपर भाग में उसका एक डायरेक्शन लिखा होगा, यानी उत्तर दिशा लिखा गया होगा, उत्तर यानी U लिखा गया होगा, जिसका मतलब है कि उत्तर यानी क्या करता है, आपको नॉर्थ पोल को दिखा रहा है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो जब इस पॉइंट से आपको क्या पता चल जाए कि आप मैप के चारों डायरेक्शन, यानी आपको उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण चारों डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं। और जो आपको अब चित्र में क्या होता है, 4 दिशाएं। चित्र में यहाँ पर देखिए आप
इस चित्र में देखिए यहाँ पर क्या है, आपको हम 4 डायरेक्शन दिखाया गया है, उत्तर, पूरब, इसको इस तरह समझिए, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। किसी भी मैप में क्या होता है, ये 4 डायरेक्शन पाए जाते हैं, उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम। ओके, तो उत्तर पूरब दिशा में दिखाया, चित्र में 4 दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम को दिखाया गया है। ये तुम्हारा क्या कहते हैं, प्रधान दिग बिंदु कहलाते हैं। ये जो तुम्हारा है प्रधान दिग बिंदु कहलाते हैं। अब इसके अतिरिक्त भी 4 डायरेक्शन और होते हैं। आप किसी भी दिशा को अगर आप एक्यूरेट जानकारी प्राप्त करने चाहते हैं तो मुख्य रूप से 4 दिशाएं सब लोग जानता है, लेकिन देखा जाए तो 8 दिशाएं होता है। किसी भी आपको मैप की अगर पूरी जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 8 दिशा को नाम याद करना होगा। तो 4 तो आपका हो गया उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। इसके अतिरिक्त 4 दिशाएं और होती हैं। चित्र के बीच की 4 दिशाएं हैं, देखिए उत्तर और पूरब। यहाँ पर आप समझिए कि उत्तर, ओके, यहाँ पर उत्तर और पूरब, उत्तर और ये पूरब है। अब दोनों बीच की एक दिशाएं हैं उत्तर और पूरब, ये दोनों के बीच की दिशा क्या है, उत्तर और पूरब बोलते हैं। फिर पूरब और दक्षिण, ये पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण पूरब बोलते हैं। फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम बोलते हैं। इस तरह से देखा जाए तो टोटल कितने, इस तरह से हम देख सकते हैं कि टोटल 8 दिशाएं होती है। इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं कि टोटल 8 दिशाएं होती है। और इन 8 दिशाओं की जानकारी से हम किसी भी स्थान का सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आता है दिशा सूचक। दिशा सूचक क्या है, यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। आप इस चित्र में देखिए, आप इस चित्र में देख सकते हैं कि क्या है, इस एक यंत्र है, क्या यह एक यंत्र है जिसे लोग दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं। इसका यूज ज़्यादातर नाविक लोग करते हैं जब वो समुद्री यात्रा पर निकलते हैं। तो समुद्र में दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी होती है, तो उसे और कहीं आसपास के कोई क्षेत्र ऐसा नहीं दिखता जिससे वो अपना दिशा ज्ञात कर सके। तो इसके लिए वो इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। इस यंत्र में क्या होता है, एक चुंबकीय सुई लगी होती है। हम लोग सब जानते हैं कि फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक चुंबकीय जो सुई होती है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को ही बताता है। अगर उसे स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए कहीं पर तो उसकी जो दोनों साइड है उत्तर और दक्षिण दिशा को हमेशा बताता है। तो इसकी मदद से आप कहीं भी, अगर आपको उत्तर और दक्षिण दिशा पता है तो आप आसानी से पूरब और पश्चिम दिशा पता कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा ये सुई है, ये दोनों उत्तर और दक्षिण दिशा को बता रहा है। इसके आधार पर आप इसका पूरब और पश्चिम दिशा को आसानी से पता कर सकते हैं कि कहाँ पर पूरब और कहाँ पर पश्चिम है। तो इसी यंत्र एक महत्वपूर्ण यंत्र है जिसका यूज क्या कहा जाता है, दिशा को पता लगाने में यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब तुम्हारा जो है मैप का तीसरा फैक्टर है प्रतीक यानी सिंबल। तो यह मानचित्र का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, ब्रिज, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं है। इसीलिए वो निश्चित अक्षर, छाया, रंग या रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। प्रतीक का क्या यूज होता है कि किसी भी आप मानचित्र में हैं, उसके बाद आपको मान लीजिए कि किसी गांव का एक मानचित्र बनना है, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट जगह हैं जिसको आप जिसका जो वास्तविक जो चित्र है उससे हम क्या करते हैं, मैप में नहीं दिखा सकते। मान लीजिए आप गांव में आपको स्कूल को दिखाना है या पोस्ट ऑफिस को दिखाना है तो उसका वास्तविक चित्र तो मैप में नहीं डाल सकते हैं, या पुल को दिखाना हो या सड़क को दिखाना हो तो उसको वास्तविक चित्र नहीं डाल सकते हैं, यानी मैप में नहीं दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसका एक निश्चित प्रतीक बनाया जाता है, उसका एक निश्चित प्रतीक है और उस प्रतीक का हम यूज करते हैं। उसकी प्रतीक जो हो सकता है रंग के रूप में हो या तो छाया के रूप में हो या किसी अक्षर के रूप में हो
इन सब क्या होता है, किसी न किसी रूप में वो एक निश्चित चित्र के रूप में से बना लिया जाता है और उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि मानचित्र को समझना आसान हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। हम लोग मैप का क्या एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिससे सभी आसानी से समझ सकते हैं और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है और वो है रूट प्रतीक। मानचित्र को समझने का क्या एक विश्वव्यापी भाषा है जिसकी मदद से सभी लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि एक निश्चित प्रतीक, मान लीजिए आपको एक सड़क का निश्चित प्रतीक बना दिया गया है, वो प्रतीक जो है कि सारे इंटरनेशनल हर लोग उसी प्रतीक को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया में सड़क को किसी और प्रतीक के रूप में दिखाया गया है जबकि आपको इंग्लैंड में किसी और प्रतीक के रूप में, ऐसा नहीं, हर जगह एक ही प्रतीक का यूज किया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ प्रतीक कहते हैं। ये क्या एक रूढ़ प्रतीक है जिसकी मदद से आप आसानी से मैप को समझ सकते हैं। मैप में विभिन्न रंगों का भी प्रयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि समानता नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय है, यानी आपको कुआं दिखाना हो या तालाब दिखाना हो या नहर दिखाना हो, तो इसमें अगर पानी को हमको कहीं दिखाना है तो हम नीले रंग का प्रयोग करते हैं। ब्राउन कलर से हम लोग क्या किसी पर्वत को दिखाने के लिए करते हैं। येलो कलर का हम लोग पठार का यूज करते हैं और ग्रीन कलर का हम लोग मैदान को दिखाने के लिए करते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए आपको कुछ रूढ़ साइन दिया गया है, रूढ़ प्रतीक दिया गया है। देखिए यहाँ पर रेलवे लाइन को अगर हमको यहाँ पर आपको आसानी से हम बताते हैं कि रेलवे लाइन, तो रेलवे लाइन में बड़ी लाइन को हम लोग क्या करते हैं, एक डार्क लाइन के अंदर डॉट डॉट खाली जगह के रूप में दिखाया जाता है। अगर मीटर लाइन दिखाना है तो एक डार्क पतली सी लाइन होता है, उस पर क्रॉस यानी प्लस का पॉइंट के टाइप में छोटी छोटी लाइन खींची गई है। रेलवे स्टेशन दिखाना है तो रेलवे स्टेशन अगर आपको मैप में कहीं RS लिखा हुआ है और उसके अंदर अगर पटरी का साइन बना हुआ है तो समझ आना क्या है, रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। अब हमको सड़क का दिखाना है, यहाँ पर देखिए पक्की सड़क, अगर हमको पक्की सड़क दिखाना है तो दो लाइन है जो पैरेलल एक दूसरे का पैरेलल खींचा गया है, यानी समानांतर खींचा हुआ है। अगर कच्ची सड़क दिखाने हैं तो हमको डॉट डॉट लाइन से खींचा जाता है। हम अगर मानचित्र में हम लोग जानते हैं कि रियल में सड़कें दो प्रकार की होती है, या तो पक्की होगी या तो कच्ची सड़क होगी। अगर हाईवे किसी अगर एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ रहा है तो वो पक्की सड़कें होगी। तो पक्की सड़कें हम लोग क्या करते हैं, डबल लाइन से दिखाते हैं। और अगर हम किसी गांव की कच्ची सड़कें को दिखाना है तो उसमें डॉट 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 डबल लाइन डॉट डॉट में दिखाया गया है, इस तरह से दिखाया जाता है। ये कच्ची लाइन के हैं। अगर हमको सीमा यानी बॉर्डर दिखाने, किसी देश का यानी एक देश से दूसरे देश के बीच की सीमा को दिखाना है, अगर वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बॉर्डर है तो उसमें हम लोग इस टाइप में दिखाते हैं। और अगर राज्य यानी स्टेट बॉर्डर है तो उसमें इस टाइप में दिखाते हैं। और अगर जिला बॉर्डर से डॉट डॉट लाइन से इस तरह दिखाते हैं। अब हम नदी का बात करें तो नदी को हम लोग इस तरह से दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए कि नीला कलर, आपको पहले बताया कि अगर जलाशय को दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्लू कलर का यूज करते हैं। यहाँ पर ब्लू कलर है। कुआं को इस तरह से देखिए डार्क बिंदु टाइप में गोल गोल नदी क्या होता है, जो कुआं होती है जो कुआं होते क्या होते हैं, वो गोल होते हैं। तो यहाँ गोल देखिए पॉइंट से दिखाया गया है। तालाब का ये दिखाया गया है, नहर का चित्र दिखाया गया। और ये तुम्हारा दिखाया गया है पुल हमेशा किस टाइप में, इस तरह से होते हैं। कहीं भी आप पुल देखिएगा तो उसका सिंबल इस तरह से बना होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये सब क्या है, हमारा पुल का साइन है। इसको हटा देते हैं। ओके, अब हमको अगर यहाँ पर देखिए मंदिर, तो मंदिर का इस टाइप में साइन दिखाया गया है। गिरजाघर को उसके ऊपर क्रॉस का साइन लगा हुआ है। उसकी मस्जिद देखिए इस टाइप में बना हुआ। और ये तुम्हारी छत, यानी क्या एक धार्मिक स्थल है तो मंदिर को अलग रूप से दिखाया जाता है, गिरजाघर को अलग रूप से दिखाते हैं, और तुम्हारे यहाँ पर चर्च को अलग रूप से दिखाते हैं, इसको अलग अलग रूप से दिखाया जाता है। अब आपको पोस्ट ऑफिस, किसी मानचित्र में पोस्ट ऑफिस को दिखाना है तो उसके लिए क्या किया जाता है, कैपिटल में PO का यूज किया जाता है, कैपिटल अक्षर PO का यूज किया जाता है। अगर पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को दिखाना है तो PTO दिखाया जाता है। पुलिस स्टेशन को दिखाना है तो PS से दिखाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा ये कैपिटल अक्षर में होते हैं, ठीक है। अब हमको किसी बस्ती यानी किसी गांव में घर को दिखाना है, कितने सारे घर हैं तो उसमें हम इस तरह से यूज करते हैं, छोटे छोटे बूंदे का एक एक घर को दिखा रहा है। अगर कब्रिस्तान को दिखाना है तो इस टाइप में दिखाया जाता है। पेड़ को दिखाना है तो इस टाइप में देखिए पेड़ का साइन लगा हुआ है। और अगर मैदान को यानी घास को दिखाना है तो इस टाइप में दिखाया जाता है। ये थे कुछ तुम्हारा रूट प्रतीक थे जिसका हर चीज़ का मैप में यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी इसकी यह विशेषता है कि ये जो प्रतीक है पूरी दुनिया में एक ही तरह से यूज किया जाता है, यानी हर पूरी दुनिया में क्या समान है। अगर घास को है
तो चाहे इंग्लैंड की मानचित्र में दिखाया हो या अमेरिका का हो या चाहे तुम्हारा वेस्ट इंडीज़ का हो, कहीं का या तो भारत का हो, कहीं में अगर मैदान को दिखाना है तो उसमें इसी तरह का घास का प्रयोग किया जाएगा, घास में इसी तरह का साइन का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अब तुम्हारा आ गया रेखा चित्र, डायग्राम। यहाँ देखिए क्या जो अभी हम बता रहे थे कि मानचित्र का जो यहाँ पर देखिए एक मैप बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, आप इस मैप में देखिए, ध्यान से देखिए कि डुमरी क्या है, एक गांव है। तो गांव में देखिए छोटे छोटे घर है, देखिए छोटे छोटे घर को दिखाया गया है। ये जो तुम्हारा है बड़ी रेलवे लाइन, बड़ी लाइन को दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए RES यानी रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन को दिखाया गया है। और ये देखिए मीटर लाइन है, हम पढ़े थे मीटर लाइन। ये कौन सी सड़कें हैं आप इस चित्र में बताइए, ये कौन सी सड़कें हैं और ये कौन सी प्रतीक है, आप बताइए और इसे हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए नदी, नदी को बताए थे कि ब्राउन कलर में, ब्लू कलर में उसके पानी को ब्लू कलर में दिखाया गया, ये देखिए नदी है। यहाँ देखिए PTO, इसको आप बताइए, कमेंट में बताइए कि PTO का मतलब क्या है, मैप में क्या दिखाया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं डायग्राम की। तो रेखा चित्र क्या है, छोटा ग्राम। अब रेखा चित्र एक डायग्राम होता है, आप तो मानचित्र बनाए। अब डायग्राम क्या होता है कि रेखा चित्र एक आरेखन होता है जो पैमाने के आधार पर ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण के आधार पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। क्या होता है कभी कभी जो रेखा चित्र जो क्या है, रेखा पैमाने तो है कि पैमाना आपको भी पता है कि मैप क्या है। तो मैप जो क्या है वो क्या होता है, पृथ्वी का एक छोटे से भाग को, पृथ्वी का किसी एक भाग को जब क्या पैमाने के आधार पर, एक निश्चित पैमाने के आधार पर खींचा गया एक चित्र है। लेकिन जो रेखा चित्र जो डायग्राम होता है वो किसी पैमाने के आधार पर खींचा हुआ नहीं होता, वो किसी व्यक्ति की याददाश्त यानी उसे क्या क्या याद है उसके बारे में, उसके आधार पर वो खींचा जाता है। जिसे आप एक उदाहरण के अनुसार समझिए। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं। आप मान लीजिए आपका कोई मित्र है जहाँ आपसे आपके बगल वाला शहर में रहता है, आपको वहाँ जाना है, लेकिन आपको क्या है, लेकिन आपको वहाँ के रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन, एक डायग्राम, रेखा चित्र बना के देता है आपको। इस प्रकार के कच्चे आरेखन को बिना किसी पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इस रेखा चित्र को, इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। मान लीजिए कि आपको बताया कि आपका कोई एक दोस्त है जो बगल वाले शहर में रहता है, वो आपको बुलाया अपने घर पर, लेकिन आपको क्या है, आपको उसके घर की रास्ते की जानकारी नहीं है। तो क्या आप कैसे वहाँ पहुँचिएगा? तो आपके दोस्त ने क्या किया कि आपको एक छोटे से अपने आधार पर उसने एक रेखा चित्र बना दिया और आपको भेज दिया कि तुम बस स्टॉप पर उतरना, तो वहाँ से क्या सामने क्या एक पोस्ट ऑफिस है, वहाँ से उत्तर तरफ जाना, उत्तर तरफ जाने के बाद आपको क्या पश्चिम तरफ तुम्हारा एक सिनेमा हॉल है, उसके जस्ट बगल में मेरा घर है। तो क्या हुआ, तो उसके बीच की दूरी को किसी मैप के नहीं, किसी स्केल के आधार पर नहीं खींचा, वो अंदाजे क्या बोला कि आपको यहाँ बस स्टॉप पर उतरना है, यहाँ से तुमको सीधे आना है, फिर यहाँ से लेफ्ट जाना है, फिर यहाँ पर सिनेमा हॉल मिलेगा, फिर इसके बाद तुम आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर क्या है, मेरा घर है। तो इसके बीच की जो दूरी है वो निश्चित नहीं है। इस तरह के जो मानचित्र खींचे जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब खाका का नाम सुने आप लोग? नहीं सुनेंगे। जो मान लीजिए कि आप एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र को खाका कहा जाता है। जैसे कि आपको किसी घर का नक्शा देखे होंगे, तो घर क्या होता है, एक छोटे से भाग होता है, लेकिन जब उसे एक बड़े मैप पर खींचते हैं, बड़े पैमाने पर खींचते हैं, तो बड़े पैमाने का मतलब ये नहीं है कि उसका पेपर बड़ा होना चाहिए। बड़े पैमाने का मतलब है कि छोटे से दूरी को क्या करते हैं, बड़े मात्रा में, जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर दिखाया गया हो, तो इसे हम लोग बड़ा पैमाना बोलते हैं। ठीक है, आपको पहले आपको बता चुके हैं कि बड़ा पैमाना छोटा पैमाना क्या है, तो इसलिए आप यहाँ पर समझ जाइए कि बड़े पैमाने और छोटे पैमाने क्या है। तो एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में दिखाया जा सकता है। उस समय हम बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग खाका कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो कि खाका क्या है और मानचित्र क्या है और रेखा चित्र मानचित्र क्या है। ठीक है, अब आपको इससे जुड़े किसी तरह का, अगर आपको मन में किसी तरह का क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे हमें कमेंट में करके
कमेंट में करें ताकि आपको उसका हम सॉल्यूशन भेज सकें। और अगर आप किसी तरह का हमें सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो को बनाने में कि आपको कहीं कुछ परेशानी हुई या कोई प्रॉब्लम हुआ तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है ताकि उसे हम सोल्व कर सकें। और अगर किसी तरह का आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करें। और अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। आप ओके, धन्यवाद।